हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फ्रांस की क्रांति की कथा पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो बच्चों, इसी के साथ आज नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताना चाहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप अजासियो फ्रांस में हुआ था। ये पहले फ्रांस में सेना के कमांडर थे और फ्रांस में 5 डायरेक्टरी शासन व्यवस्था चल रहा था। 5 डायरेक्टरी व्यवस्था शासन का मतलब था वहाँ के शासन 5 आदमी के हाथों में होता था। वो लोग जो भी नियम बनाना चाहते थे वो पांचों आपस में मिलकर हर नियम को पास करते थे। इधर इंग्लैंड में नौसेना की ताकत बहुत मजबूत थी और नौसेना की ताकत मजबूत होने के कारण इधर फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को पांचों डायरेक्टरी आपस में मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को सेना का हेड यानी कमांडर बनाया और उसे इंग्लैंड के समुद्री नौ सैनिकों से लड़ने को कहा और कई बार नौ सैनिकों से विजय प्राप्ति की। इससे फ्रांस में इनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया। वर्चस्व इतना बढ़ गया कि इनको 5 डायरेक्टरी मिलकर पांचों डायरेक्टरी में इनको भी एक स्थान दे दिया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को भी। बहुत अच्छा शासन चला रहे थे। कुछ दिन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट 5 डायरेक्टरी को हटाकर 4 काउंसिल व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। 4 काउंसिल में एक हेड अपने रहे और अपने नीचे 3 सहयोगियों को रखे। फिर भी अच्छा खासा शासन व्यवस्था चल रहा था फ्रांस में। इसके बाद वहाँ रहते रहते जनमत संग्रह कराने की बात इनको दिमाग में सूझा। इनको लगा कि अब फ्रांस में जनमत संग्रह कराकर यहाँ के राजा के बारे चुनते हैं और जनता को राजा चुनने को कहा गया। जनता भी क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को ही राजा चुन लिया। नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं को राजा घोषित किए 1804 में। राजा घोषित होने के बाद अगल बगल के देश के लोग भी बोल रहे थे कि राजा हो तो नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा, क्योंकि ये अगल बगल देश से बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, लड़ाई लड़कर क्षेत्र को विस्तार भी कर रहे थे। यहाँ तो कई आर्थिक व्यवस्था को जनमत संग्रह कराकर ही आर्थिक स्थिति सुधार किए थे। तुमको बहुत जल्दी है ये जाने का, ऐसे तो रोज हड़बड़ाता नहीं है। कर लो, सुन लो, अच्छा कहानी कह रहे हैं आज। चलो ठीक है, चलो चलो इधर ध्यान दो। नेपोलियन बोनापार्ट जो है कई जनमत संग्रह कराकर बहुत से आर्थिक सुधार किए और इसके बाद फ्रांस में रेल और सड़क लाइन भी बहुत से बिछवाएं और एक सबसे बढ़िया काम किया 1806 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किए। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है 5 नियम निकाले जिसे नेपोलियन कोड कहा गया। उसमें पहला नियम यह था कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा नियम यह था कि सामंतों को कोई भी पावर नहीं मिलेगी। तीसरा नियम यह था कि जो भी कानून बनेगा मध्यम वर्ग के हित में ही कानून बनेगा। चौथा नियम यह था कि महिला को बोला गया कि पुरुष के अधीन ही रहना है। और लास्ट 5वां नियम यह निकाले कि नेपोलियन श्रमिकों को किसी भी तरह की पावर यानी शक्ति नहीं देगा। ये 5 नियम बहुत ही अच्छा रखा, पर इसमें महिला को कोई विशेषाधिकार नहीं दिए, श्रमिकों को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया। पर एक बात अच्छा किया गया कि इसमें कुलीन जो है मध्यम वर्ग को हित में कानून बनने की बात कही गई। ये बहुत बड़ी बात रही थी फ्रांस की क्रांति के समय। समझ में कुछ आ रहा है चेला
कि सब बोरे में जा रहा है। ठीक है, समझो थोड़ा, चलते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में वर्चस्व को अपने बढ़ाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी देशों को, अपने जीते हुए देशों को ये बोले कि कोई भी इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा। अगर जो भी व्यापार करता है उसे हम, उस देश पर हम आक्रमण करेंगे। वहाँ अपना इंग्लैंड को आर्थिक पंगु बनाना चाहते थे। इंग्लैंड में से व्यापार बंद कर कर वहाँ आर्थिक स्थिति को खराब करना चाहते थे। इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा था वहाँ पर। एक स्पेन देश था जो सभी देशों से छुप कर व्यापार, यूरोप में व्यापार करवा रहा था। पता चल गया नेपोलियन बोनापार्ट को, वो सीधा स्पेन पे आक्रमण कर दिए नेपोलियन बोनापार्ट। और इस युद्ध को बेलन का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में स्पेन हारा और फ्रांस जीता। फ्रांस को जीतने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को फ्रांस की राजगद्दी संभालने को मौका दे दिए। इसके बाद रूस भी जो था, रूस के सहारे इंग्लैंड व्यापार कर रहा था। जब इसको पता चला नेपोलियन बोनापार्ट को, तो इसे बर्दाश्त से फालतू हुआ और ये रूस पे आक्रमण करने के लिए सोचे और इसी को मॉस्को अभियान बोला गया। और अपने लाखों की सैनिक लेकर रूस की ओर चल पड़े। जैसे ही रूस में एंट्री किए, वहाँ के जो राजा थे अलेक्जेंडर प्रथम, वो अपने देशवासियों को बोले कि सभी लोग अपने देश में घर द्वार जो भी है जलाकर वहाँ का फसल नष्ट करके और पीछे की ओर भागते जाओ। अपने खुद जो अलेक्जेंडर प्रथम थे वो चले गए मॉस्को और जनता वही काम किया। जैसे जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का सैनिक आगे की ओर बढ़ रहा था, ये लोग अपना फसल और पानी, जो भी खाने पीने की चीज़ व्यवस्था था, अपना घर द्वार सब जलाते हुए, नष्ट करते हुए पीछे की ओर भागते चले आ रहे थे। आखिरकार बहुत से सैनिक अब मरने लगे। भूखे प्यासे कितने दिन चलेंगे, मरने लगे। मरते मरते नेपोलियन बोनापार्ट अब पहुंच चुके थे मॉस्को के पास। मॉस्को जैसे ही पहुंचने वाले थे, वहाँ रूस में महामारी जैसी फैल गई थी। वहाँ के सिपाही इनके भूख प्यासे से मरने लगे थे। बहुत ज़्यादा मर चुके थे, थोड़ा बहुत बचे हुए थे। फिर लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर वापस आ गए। सोचे कि कोई फ़ायदा नहीं है। और जो अलेक्जेंडर प्रथम थे, ये ठंडे प्रदेश साइबेरिया में चले गए। वहाँ से आने के बाद जब पहुँचे फ्रांस में, तो इनको पता चला कि जब हम लोग उधर निकले थे तो इंग्लैंड अपना सैनिक लेकर स्पेन आया। और स्पेन आने के बाद जोसेफ बोनापार्ट को हराकर और स्पेन को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर दोबारा से ये चाहे नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस पे अधिकार कर ले। जैसे ही करने का प्रयास किए, इंग्लैंड पूरी ताकत से सेना लेकर आ गए, जिसे हम लिपजिंग का युद्ध कहते हैं, जो 1813 में हुआ था। हारने के बाद इन्हें एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया कि अब वहीं रहिए, वहीं अपना जीवन व्यतीत कीजिए लास्ट तक। पर चालाकी से इन्होंने बहुत गुजारिश की कि अब हम ज़्यादा देश के चक्कर में नहीं रहेंगे, बस सिर्फ हमको अपने देश लौटने दीजिए, कुछ नहीं करेंगे अगल बगल। ऐसा चालाकी करके दोबारा फ्रांस में लौट आए। पर आने के बाद उनका मन कहाँ मानता, फिर वही काम शुरू कर दिए, दूसरे देश में हड़पना। लास्ट में फिर सभी देश मिलकर, इंग्लैंड और उनके सहयोगी देश मिलकर फ्रांस पर आक्रमण किया। इसे 1815 में किया था। इस युद्ध को वाटरलू का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में भी नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। इनके जीवन का सबसे अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध 1815 का ही हुआ था। इनका जो प्रभाव था पूरे फ्रांस में 1799 से लेकर 1814 तक कायम रहा था। और 1815 में इनको युद्ध से हारने के बाद सेंट हेलेना द्वीप पे निर्वासित कर दिया गया और अंतिम जीवन वहीं बिताएं। और 6 साल के बाद यानी 1821 में इनको मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं।